गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सानू चौहान आज आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम कैसे समझ सकते हैं और अच्छे से और डीप में जा करके, और उसको क्वेश्चन के जरिए से भी समझेंगे, थोड़ा फॉर्मेट के जरिए से। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले तो फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट इसका होता है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आगे हमें हेडिंग डालनी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अंदर हम क्या करते हैं आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। साल के दौरान जितना भी प्रॉफिट हुआ। अगर सपोज करो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 2020 से 2021 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हम 31 मार्च पे बना रहे हैं। अगर हम 31 मार्च 2021 पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे उसका डिफरेंस नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के दौरान हमारे को प्रॉफिट हुआ। उसके अंदर हम चार चीजें ऐड करते हैं। चार चीजें देखो बेटा क्या ऐड करते हैं, जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। जनरल रिजर्व सभी को पता होगा, जो हम रिजर्व के तौर पे पैसा रखते हैं कंपनी, उसे जनरल रिजर्व बोलते हैं। जनरल तौर पे कोई भी आकस्मिक खर्चा हो जाए, कुछ भी खर्चे के लिए जो पैसा रखा जाता है, ठीक है, उसको जनरल रिजर्व। प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड को समझना बहुत जरूरी है कि दोनों होता क्या है। सबसे पहले इन दोनों को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को जब देती है उसे बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अब डिविडेंड दो तरीके से देगी, ये तो दो, ये प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। अभी तक हमने समझा डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसमें से प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो शेयर होल्डर्स को देती है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। अब आगे हम बात करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कंपनी साल के दौरान प्रॉफिट अर्न कर लेती है और उसको अगले साल जब देती है तो उसको अगले साल शेयर होल्डर्स को जब देती है तो उसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड वह डिविडेंड होता है जब कंपनी प्रॉफिट साल के बीच में अर्न कर लेती है और तभी डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, साल के दौरान कभी भी प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा सकता है, कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, उसे बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। जो साल के बीच में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कभी भी कंपनी डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो साल के बाद प्रॉफिट कमाने के बाद जो डिविडेंड दिया जाता है उसे बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है बेटा, समझ आई बात। अब आगे हमें इसमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स। हमें कंपनी को जो है हर साल टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है, तो कंपनी को एक आइडिया होता है कि भाई हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एक अंदाजन टैक्स जो होगा हमारा इतना होगा, तो हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम डेटर पे प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा पैसा इतना डूब सकता है, ऐसे ही हम टैक्स पे हम एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इन सबको हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद प्रॉफिट में हम इसको बाहर के कॉलम में दिखाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के अंदर हमने पढ़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के अंदर चार चीजें ऐड होती हैं। जनरल रिजर्व ऐड होता है, ठीक है बेटा, जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। हम दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड ऐड होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है और जनरल रिजर्व ऐड होता है। ये चारों चीजें ऐड होती हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट। अब हम आगे बात करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इनमें हमने वो आइटम्स लेने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जिनसे ना कैश हमारे पास आए ना कैश हमारे पास जाए। कुछ ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन कैश आइटम, जिनसे इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी बोलते हैं। कुछ इसमें नॉन कैश होंगे और कुछ नॉन ऑपरेटिंग होंगे जिनसे ऑपरेटिंग ही होगा बिजनेस। चलो हम आगे इसमें चर्चा करते हैं।
और इसमें हमें कुछ आइटम्स ऐड करने हैं और कुछ आइटम्स हमने इसमें लेस करने हैं। अब हमें सबसे पहली बात, हमें इतना बड़ा फॉर्मेट होता है, ये याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या दिमाग में हमने एक बात बिठानी है कि जितने भी आइटम लॉसेस वाले होते हैं, नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो लॉसेस वाले होते हैं, उन्हें हम करते हैं ऐड। जो लॉसेस वाले आइटम होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? ऐड। और जो प्रॉफिट वाले आइटम होते हैं उन्हें करते हैं लेस। समझ आई बेटा बात? आप लोगों को क्या करना है, जितना भी आइटम प्रॉफिट के होंगे, जिनसे प्रॉफिट होगा उन्हें करेंगे लेस, और जिनसे लॉस होगा उन्हें करेंगे ऐड। जिन आइटम से लॉस होगा उन्हें करेंगे ऐड, और जिन आइटम से प्रॉफिट होगा उन्हें करेंगे लेस। चलो अब हम देखते हैं कौन कौन से आइटम है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सबको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट व्हिच रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम करे उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या होगा? ऐड, क्योंकि उससे क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है, वो हमारे लिए लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे हमको लॉस होगा, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे? ऐड। डिस्काउंट देंगे अगर इशू करने पे शेयर या डिबेंचर को, तो तब भी हमारे को क्या होगा? लॉस। समझ आ रही है मेरी बात? आगे गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल हमको पता है, गुडविल मार्केट वैल्यू होती है किसी भी कंपनी की। अगर मार्केट वैल्यू कंपनी की कम हो जाए, तो मार्केट वैल्यू अगर उसकी कम होगी तब भी हमारे को क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा, इसलिए हम उसे ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर पे कंपनी क्या करती है? हमने ये सीखा था कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, और अगर कंपनी मार्केट से लोन लेती है तो उस पर भी इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है? लॉस। तो इंटरेस्ट को भी ऐड करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी बचे हुए फिर खर्चे होंगे उन्हें भी हम ऐड करते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा लॉसेस वाले आइटम्स हम ऐड करते हैं, जिनमें डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स आ गया, गुडविल रिटर्न ऑफ आ गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गया। ठीक है, और क्या क्या आ गया? और हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर आ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारे पास 5-6 फैक्टर्स है जो हमारे लॉसेस के फैक्टर है, जो हमें ऐड करने हैं। ठीक है, लॉसेस वाले फैक्टर्स ऐड करने। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें 4 चीजों से होगा। यहां पर प्रॉफिट हमें 4 बातों से होगा। 4 बातें कौन कौन सी है वो देखो। जैसे हमें लॉस हुआ था डेप्रिसिएशन से, वैसे ही हमें प्रॉफिट होगा एप्रिसिएशन से। अगर हमारी एसेट्स कम हो सकती है तो हमारी एसेट्स बढ़ भी सकती है। ठीक है ना? अगर एप्रिसिएशन होगा तो एप्रिसिएशन में प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? लेस। एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर प्रॉफिट होगा सेल करने पे मेरे को फिक्स्ड एसेट्स को, तो हम क्या करेंगे? लेस। और कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीद रखे हैं तो उसे डिविडेंड रिसीव होगा। और फिर हम क्या करेंगे? टैक्स रिफंड अगर हम करते हैं, टैक्स हमें अगर रिफंड मिलता है, कंपनी ने मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाया था, ठीक है, और उसका टैक्स कम बना, ठीक है, तो वो पैसा रिफंड हो गया, तो उसे बोलेंगे टैक्स रिफंड। या तो टैक्स रिफंड हमारे लिए कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। टैक्स रिफंड को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हम कंपनी का टैक्स बना 5 लाख रुपए टैक्स बनता है, ठीक है, और जब जो टीडीएस वगैरह कट के जो टैक्स डिपॉजिट करते हैं कंपनी 5 लाख रुपए, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन करी उसके बाद हमें पता चला कि हमने डिपॉजिट ज्यादा कर रखा है, तो हम रिटर्न जब फाइल करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, तब हमें क्या मिलता है? हम रिटर्न उसको रिफंड को अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें टैक्स का रिफंड मिलता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर टैक्स रिफंड को हमारे लिए प्रॉफिट होता है, टैक्स रिफंड को लेस करेंगे। तो बेटा अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कर लिए थे, जिसमें हमने लॉसेस वाले आइटम ऐड करे थे और प्रॉफिट वाले आइटम लेस करे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मेट में। इसमें आगे बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके अंदर हमने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी लेने, जो कि हमने आपको समझाया भी था जब हमने बैलेंस शीट में आपको तीनों एक्टिविटी समझाई थी। तो उसमें आपको हमने बताया था कि कैश, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो देखो 2 बातें होती हैं। लॉस, जैसे वहां पर नॉन ऑपरेटिंग में लॉस ऐड हुआ था और प्रॉफिट लेस हुआ था, वैसे ही वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले में भी जो प्रॉफिट होगा वो लेस होगा और जो लॉस होगा वो ऐड होगा। अब देखो कैसे होगा।
लॉस इन करंट असेट्स आइटम्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश और बैंक को छोड़ करके जो भी लॉस होगा करंट असेट्स के आइटम में। लॉस कैसे होगा? अगर करंट असेट्स मेरी डिक्रीज हो जाए, करंट असेट्स अगर मेरी कम हो जाए तो मुझे लॉस होगा। अगर मेरी इंक्रीज हो जाए करंट लायबिलिटी, अगर मेरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो भी मुझे क्या होगा? लॉस होगा। समझ आए मेरी बात? अब हम आगे बात करते हैं प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कैसे होगा। लेस करेंगे प्रॉफिट इन करंट आइटम्स। करंट आइटम्स में हम प्रॉफिट को कैसे लेस करेंगे? एक्सेप्ट कैश और बैंक, मतलब कैश और बैंकर को छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के। अगर हमारी करंट असेट्स बढ़ेगी, करंट असेट्स अगर हमारी इंक्रीज होगी तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब भी हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब भी हमारा प्रॉफिट होगा। तो दोनों को ऐड और लेस करने के बाद तो हमको लिखना है फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि ये जो हमने पूरा एक ऑपरेशन करा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं करा हमने एक ऑपरेशन करा है, पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन को करके, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें हम लेस करेंगे टैक्स पेड, जो भी टैक्स का अमाउंट होगा। अभी तक हमने टैक्स रिफंड लिया था, हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था। अब हम टैक्स जो पे करेंगे जिससे हमारा कैश आउटफ्लो होगा वो माइनस करेंगे। तो टैक्स पेड माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये नेगेटिव आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम कैश, यहां लिखते हैं यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। जितने भी आइटम हमारे माइनस के होते हैं उसको हम इसमें ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। हम आपको एक बार और समझाते हैं, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने क्या करा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिया, उसमें 4 आइटम ऐड करे, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। फिर इसको ऐड करने के बाद हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। और इसके अंदर फिर हमने एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मैंने आपको बताया लॉस वाले आइटम ऐड होंगे, प्रॉफिट वाले आइटम माइनस। लॉस वाले आइटम क्या क्या है? लॉस वाले आइटम है गुडविल रिटर्न ऑफ, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और शेयर, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर पर डिस्काउंट, ठीक है। और प्रॉफिट वाले आइटम है एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, टैक्स रिफंड। ये सारे हमारे पास क्या है? प्रॉफिट वाले आइटम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद हमारे पास यही पोर्शन आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके अंदर हमने वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करना है, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर हमारा करंट के आइटम में लॉस होता है तो हम उसे ऐड करेंगे, और करंट के आइटम में अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हम उसे लेस करेंगे। और इसमें हम कैश और बैंक को छोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखो हमने क्या करा? लॉस वाले आइटम हमने क्या करा? ऐड, और प्रॉफिट वाले आइटम हमने क्या करा? लेस। लॉस कब होगा? जब करंट असेट्स कम होगी तो लॉस होगा, और जब लायबिलिटी बढ़ेगी करंट लायबिलिटी तो लॉस होगा। और अगर हम बात करें प्रॉफिट कब होगा? करंट असेट्स जब बढ़ेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और करंट लायबिलिटी जब कम होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। समझ आए मेरी बात? अब इसके बाद हमने क्या लिखा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हमने टैक्स जो था वो टैक्स माइनस करा, तब हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और हमने आपको बताया कि अगर ये नेगेटिव आएगा तो उसे बोलेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है या आपको कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप, ठीक है। और ताकि हम अच्छे से एक और पार्ट इसका बनाएं, ताकि हम आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में भी समझाएं। इस पार्ट में हम आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में ही बताएंगे। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छे से समझिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।